गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 36 क्वेश्चन जो है इस तरह का पहले हमें क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फिर भी मैं आपको एक बार करवा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35। हमें एक कपड़ा दे रखा है, एक कपड़े का टुकड़ा हमें दे रखा है, उसकी जो कॉस्ट है वो 35 रुपीज़ है। इसकी कॉस्ट हमें दे रखी है 35 रुपीज़। तो इसकी जो लेंथ है, जितनी लेंथ हम बाई कर रहे हैं उसे हम x मीटर मान लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना आप लोग, जब भी हम कपड़ा खरीदते हैं तो उसको हमेशा लेंथ में खरीदते हैं। 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा, इस तरीके से खरीदते हैं। 10 मीटर कपड़ा, और उसकी विड्थ हमेशा फिक्स होती है। कपड़े की विड्थ क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। हमेशा हम उसको क्या करते हैं, लेंथ वाइज खरीदते हैं। जबकि नॉर्मली ये होना चाहिए, हमें कपड़े को मीटर स्क्वायर के हिसाब से खरीदना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। क्यों? उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है मीटर स्क्वायर में कि कौन उसका एरिया निकालेगा। लेंथ तो बड़े आराम से मेजर हो जाती है। तो जो कपड़ा होता है, कपड़े का जो टुकड़ा होता है, उसकी विड्थ हमेशा फिक्स होती है। हमेशा हम उसको क्या करते हैं, लेंथ के हिसाब से खरीदते हैं कि हमने 10 मीटर कपड़ा खरीदा है, 15 मीटर कपड़ा खरीदा है, 100 मीटर कपड़ा खरीदा है। उसमें एरिया का कोई मतलब नहीं होता है। विड्थ फिक्स होती है और लेंथ वाइज हम क्या करते हैं, कपड़े को खरीदते हैं। अब वो कहते हैं एक कपड़े का टुकड़ा है, वो मान लीजिए x मीटर उसकी लेंथ है, वो हमें 35 रुपीज़ का पड़ रहा है। अब वहाँ पर जो खरीदने गए उसने कुछ बार्गेनिंग की होगी और 4 मीटर कपड़ा लंबा ले लिया उसने। पहले कितना मिल रहा था उसको, 35 रुपीज़ में x मीटर कपड़ा मिल रहा था। अब उसको 35 रुपीज़ में 4 मीटर कपड़ा फालतू मिल रहा है, मतलब x + 4 मीटर कपड़ा मिल रहा है। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं इस केस में जो कॉस्ट है पर मीटर की वो 1 रुपये कम है इसके मुकाबले। देखिए यहाँ पर 35 रुपये में से x मीटर कपड़ा मिल रहा था, तो कॉस्ट क्या होगी 35/x रुपीज़ पर मीटर। यहाँ पर उसे 35 रुपीज़ में x + 4 मीटर कपड़ा मिल रहा है, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 35/x + 4 रुपीज़ पर मीटर। अब वो कहते हैं यहाँ पर जो पर मीटर की कॉस्ट है वो 1 रुपये कम है इसके मुकाबले। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल लेंथ बतानी है कपड़े की क्या होगी। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू x मीटर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ क्लॉथ क्या होगी बच्चों, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। देखिए यहाँ पर हमें इन्होंने कहा है कि x मीटर कपड़ा वो खरीद रहा है 35 रुपीज़ में, तो कॉस्ट क्या होगी। अच्छा यहाँ पे ओरिजिनल लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ वो होगी 35/x रुपीज़ पर मीटर। अब देखिए नाउ न्यू लेंथ ऑफ क्लॉथ, न्यू लेंथ जो है क्लॉथ की वो कितनी है x + 4 मीटर है। पहले x मीटर मिल रहा था, अब 4 मीटर ज्यादा मिल रहा है, मतलब x + 4 मीटर मिल रहा है। That implies न्यू कॉस्ट ऑफ क्लॉथ वो हो जाएगा, अब उसे मिल रहा है 35 रुपीज़ में x + 4 मीटर, तो ये आ जाएगा 35/x + 4 रुपीज़ पर मीटर। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट है और ये न्यू कॉस्ट है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ओरिजिनल कॉस्ट है और ये न्यू कॉस्ट है, इसमें ये कम है, यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा मिल रहा है ना उसको 35 रुपीज़ में, तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। अब इसको इधर ले लीजिए, 35/x - 35/x + 4 = 1। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम में आएगा दोनों का प्रोडक्ट x × x + 4। x + 4 की तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और x की यहाँ हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इधर चला जाएगा, ये से कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 140 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आप क्या करिए 140 को उधर ले जाइए। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म कर लेंगे। मिडिल टर्म होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप डी वाले फॉर्मूले से कर लीजिएगा। वैसे आसान है इसका मिडिल टर्म। एक आएगा प्लस का 14x, एक आएगा माइनस का 10x। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x प्लस 14। यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x प्लस 14। तो ये आ गया x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 14। तो पहले हम इसे 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 10, फिर हम इसे 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा माइनस 40। तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी कपड़े की, वो हो गई 10 मीटर। देयरफॉर ओरिजिनल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 10 मीटर। इसे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। रीजन, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस 14 को नेगलेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में मैंने कहा है आपको दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स दे रखे हैं 3 के, और उनका प्रोडक्ट जो है वो है 270। तो हमें क्या करना है, दोनों के दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए जो 3 के मल्टीपल होंगे, जो दो कॉन्जिक्यूटिव 3 के मल्टीपल्स होंगे, उनके बीच में हमेशा 3 का डिफरेंस होगा। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इनके बीच में क्या आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 is equal to 3x। therefore second multiple of 3 वो कितना जाएगा, 3x plus 3। क्लियर है बच्चों। अच्छा मैंने x क्यों नहीं माना, पहला मैं x मान लेता, दूसरा x plus 3 मान लेता। वो देखिए मैंने इसलिए नहीं माना, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई तो पहला नंबर तो 2 हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 3x मान रहा हूँ। 3x क्यों मान रहा हूँ, आप x की जो मर्जी वैल्यू निकाल लीजिए, जब आप यहाँ पुट करोगे तो वो 3 का मल्टीपल ही होगा, चाहे x 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी है। क्लियर है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहला जो नंबर है वो 3x मानेंगे, क्योंकि ये शो करता है ना ये 3 का मल्टीपल है। अच्छा अब दूसरा कैसे निकालोगे, दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो होंगे 3 के, उनके बीच में हमेशा 3 का गैप होगा। तो पहला अगर मैं 3x ले रहा हूं तो दूसरा कितना होगा, 3x plus 3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, 270 दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लीजिए, तो इधर जाके खत्म हो जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म कर लेंगे। एक आएगा प्लस का 6x, एक आएगा माइनस का 3x, माइनस का 5x। हम यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो अंदर आएगा x प्लस 6, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लीजिए, अंदर आएगा x प्लस 6। तो पहला फैक्टर आ गया x माइनस 5, दूसरा आ गया x प्लस 6। इसे 0 पुट करोगे तो x आ गया 5, इसे 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा माइनस 6। इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। रीजन, जो मल्टीपल होते हैं, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो फिर आंसर में लिख दिएगा, देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 5 जा 15।
एंड सेकंड 3 into 5 plus 3 that means 80. तो अब लिख दीजिए एंड में, therefore first multiple of 3 is equal to 15 and second multiple of 3 is equal to 80. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखिए 38 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने बोला है हमें 6500 रुपीज वर इक्वली डिवाइडेड, रुपीज 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस। देखिए 6500 रुपए है, 6500 रुपीज है, ये हमने कुछ लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मान लीजिए x पर्संस को आपने क्या किया, इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, तो हर पर्सन को कितना मिलेगा 6500 अपॉन x। मान लीजिए 6500 रुपीज उन्होंने 10 लोगों को बराबर बराबर बांट दिए, तो हर एक केस से कितना आएगा 6500 अपॉन 10। अगर 10 में बांटा है तो 50 में बांटेंगे तो 6500 अपॉन 50। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने कहा है 6500 रुपीज जो है हमने सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इक्वली डिवाइड कर दिए। तो x पर्सन के अंदर अगर आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो हर एक के कितना मिलेगा, हर पर्सन को कितना मिलेगा 6500 अपॉन x रुपीज मिलेगा हर एक को। अब वो कहते हैं हैड देयर बीन 15% मोर, अगर हम 15 पर्सन को बढ़ा दें, पहले 6500 रुपीज x लोगों को मिल रहे थे, अब कितनों को मिले x प्लस 15 लोगों को मिले, तो हर एक केस से कितना आएगा 6500 अपॉन x प्लस 15। अब देखिए ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस, तो इस केस में सबको 30 रुपीज जो होंगे लेस मिलेंगे। तो आपको बताना है नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। देखिए यहाँ पे x पर्सन्स हैं, तो हर एक केस से इतना पैसा आ रहा था, अब हमने 15 लोग बढ़ा दिए, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए x प्लस 15, तो हर एक केस से इतना रुपया आ रहा है। इस केस में सबको 30 रुपीज कम मिल रहे हैं, इस केस में सबको 30 रुपीज कम मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 30 ऐड कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए लिखेंगे कैसे, पहले मैं लिखूंगा लेट नंबर ऑफ पर्सन्स, वो मान लीजिए x, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पर्सन, हर पर्सन को कितना पैसा मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा 6500 अपॉन x। क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स x है तो हर एक केस से कितना पैसा आ रहा था 6500 अपॉन x। अब दूसरे केस में नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए x प्लस 15, तो हर एक के हिस्से कितना आएगा 6500 अपॉन x प्लस 15। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, x लोगों को 6500 रुपीज बांट रहे थे, तो हर एक के हिस्से इतना पैसा आएगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 6500 रुपीज x प्लस 15 लोगों में बांट रहे हैं, तो हर एक के हिस्से इतने पैसा आएगा। अच्छा इसमें देखिए, इसमें लोग कम है, इसमें लोग ज्यादा है, तो यहाँ पे सबको कम पैसा मिलेगा। कितना कम मिलेगा 30 रुपीज। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहाँ पर 30 ऐड कर दूंगा। अच्छा ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो यहाँ भी क्या आता है प्लस आता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा इसको इधर ले आइए, 6500 अपॉन x माइनस 6500 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 30। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी और इसकी यहाँ। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 6500x प्लस 97500 माइनस 6500x अपॉन,
ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 30। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 97500 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ये आएगा 97500 इज इक्वल टू 30x स्क्वायर प्लस 450x। क्लियर है? अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन को डिड्यूस कर सकते हो तो अच्छी बात है, क्यों? उससे कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। पहले मैं इसको इधर ले आता हूँ तो आएगा 30x स्क्वायर प्लस 450x माइनस 97500। अब यहाँ से मैं 30 कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, 30 कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, माइनस 6250। तो ये हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन से 30 कॉमन ले लिया। 30 को इधर ले जाइए तो 0 हो जाएगा वो, तो बन गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 625, सॉरी 30 कॉमन लेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। क्लियर है? अब देखिए इसका मिडल टर्म होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, फिर डी वाले मेथड से इसे करेंगे। वैसे मिडल टर्म इसके आसान है, एक तो आएगा 65 और एक आएगा 50, प्लस का 65 फैक्टर्स और माइनस का 50। वैसे आप इनिशियली दोनों तरीके से करिएगा ताकि आपको दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x प्लस 65, यहाँ से माइनस 50 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x प्लस 65। तो एक फैक्टर तो x प्लस 65 आ जाएगा और एक x माइनस 50। तो हम पहले से 0 पुट करेंगे तो x आ गया माइनस 65, फिर इसे 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 50। तो हम माइनस 65 को तो नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों? नंबर ऑफ पर्सन्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ओरिजिनल कितने लोग थे, 50 लोग थे। और इन्होंने यही पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, कि ओरिजिनली कितने पर्सन्स थे। तो ओरिजिनली टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, 50 पर्सन्स थे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, एंड रिटर्न डाउन टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। देखिए 30 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रही है, पहले अपस्ट्रीम जा रही है और फिर वापस आ रही है। जब वो वापस आ रही होगी तो 30 मीटर डाउनस्ट्रीम आ रही होगी। तो इसमें उसको कितना टाइम लगता है, 4 hours 30 minutes, मतलब 9/2 hours इसको लग जाते हैं। तो आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है। क्या बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें बताना है क्या होगी। तो देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये आपको कोई रिवर दे रखी है या पॉन्ड वगैरह कुछ भी दे रखी है, सही। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक केस हो सकता है कि भाई एक तो पानी स्टिल हो, मतलब पानी रुका हुआ हो, तो उस केस में क्या होगा, जो रोअर होगा जो बोट को चला रहा है, जितना उसका एफर्ट होगा उसके हिसाब से उसकी स्पीड होगी बोट की। क्लियर है? तो उस केस में हम लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। सही। देखिए पहला केस क्या होता है, मान लीजिए रिवर है, रिवर के अंदर पानी है, तो ये पानी शांत हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि पानी शांत हो, बिल्कुल स्टिल हो। तो उस केस में क्या होगा, जो रोअर होगा, जो बोट चला रहा है, जितना वो एफर्ट डालेगा उतनी उसकी बोट की क्या होगी, स्पीड होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये पानी बह भी सकता है, फ्लो भी कर सकता है। मान लीजिए पानी इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस केस में हम क्या लेट करते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सही है, या करंट भी बोल देते हैं, या वाटर फ्लो, कुछ भी लिखा सकता है। सही, उसे हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए पानी उधर की तरफ जा रहा है और जो बोट चला रहा है वो भी उधर की तरफ बोट को लेके जा रहा है, तो इस तरह की स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इसे क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। वो क्या होगी बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा x + y किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में क्या होगा, स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। मान लीजिए रोअर जो था वो तो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एफर्ट लगा रहा है, मगर पानी उधर की तरफ जा रहा है जिधर वो बोट चला रहा है, और पानी की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, तो ये ऐड हो जाती है। तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी बोट की इन डाउन स्ट्रीम, वो क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर आवर, जब वो पानी के साथ साथ चलाएगा बोट को। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए पानी उधर जा रहा है और बोट वो इधर चला रहा है, मतलब अगेंस्ट चला रहा है पानी के, तो उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। वो होती है x - y किलोमीटर पर आवर। x - y किलोमीटर पर आवर मतलब वो एफर्ट लगा रहा है x किलोमीटर पर आवर का, सही, मगर वो जा पानी के अगेंस्ट रहा है। पानी की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, तो उसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी इन अप स्ट्रीम हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए पानी उधर जा रहा है और वो बोट इधर चला रहा है, उसका एफर्ट x का है और पानी उधर जा रहा है y की स्पीड से, तो उसकी जो नेट स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये यूज होगा इसमें। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो होती है ना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ज्यादा होती है। क्लियर है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी, ये ध्यान रखना। सही। तो बच्चे क्या करते हैं, चलो ऐड करते वक्त तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि x को y में ऐड करो, y को x में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फर्क पड़ता है, अगर यहाँ पे आप y - x लिखा है तो गलत आएगा आंसर। क्लियर है। स्पीड जो होती है ना बोट की स्टिल वाटर में, वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप कि स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की वो कम है और पानी की स्पीड जो है, स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। सही। तो आइडियल कंडीशन क्या होती है, इसमें हमेशा x जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा y से। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है x - y किलोमीटर पर आवर लेना है। ये ध्यान रखना। सब बच्चे इस क्वेश्चन को कराते हैं, वो ध्यान नहीं देते, वो y - x लिखाते हैं यहाँ पे। हमेशा आप क्या करोगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर उसे ज़्यादा लोगे और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमेशा कम आती है। सही। इसलिए हम क्या करते हैं, बड़े में से हमेशा छोटे को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने कहा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपको 15 दे रखा है, तो यहाँ से लेट हटा दीजिए क्योंकि ये तो आपको गिवन है। यहाँ पर हम लेट लिखेंगे, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, 15 + y, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 15 - y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अब वो 30 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जा रहा है,
और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। कितने आवर्स में? 4 आवर्स 30 मिनट्स में, मतलब 9/2 आवर्स में। तो आपको क्या करना है, स्पीड बतानी है किसकी? स्ट्रीम की। स्पीड बतानी है स्ट्रीम की। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले देखिए 30 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जा रहा है, तो ये तो डिस्टेंस हो गया अप स्ट्रीम का। ये क्या हो गया? अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 15 - 1। ये डिस्टेंस है अप स्ट्रीम का, ये स्पीड है अप स्ट्रीम की। दोनों को डिवाइड करोगे तो टाइम आ जाएगा अप स्ट्रीम के अंदर। अब सेकंड, अब वो जा अप स्ट्रीम से रहा है तो आएगा ऑब्वियसली बात है डाउन स्ट्रीम से। तो डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो भी 30 है और इसकी स्पीड कितनी है? 15 + 5। तो ये जो टाइम है ये अप स्ट्रीम में लग रहा है, जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है 30 किलोमीटर। ये वो टाइम है जब वो डाउन स्ट्रीम आ रहा है 30 किलोमीटर। इन दोनों का जो सम है वो 9/2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर कर y की वैल्यू निकाल लेंगे। आप एलसीएम ले लीजिए दोनों का प्रोडक्ट। इसको इधर ले जाइए और इसको इधर। अब देखिए ये कितना आएगा? 450। चलो मैं ऊपर से रब करके करता हूँ, आप ये लोग आप इसे नोट कर लीजिए पहले। देखिए अब नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा? 450 + 30y + 450 - 30y अपॉन a - b a + b का क्या फॉर्म होता है? a² - b²। ये से चला जाएगा तो आएगा 900 = 900 अपॉन 225 - y² = 9/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1800 = ये इधर चला जाएगा 2025 - 9y²। इसे इधर लीजिए 9y² = 2025 - 1800। तो 9y² कितना जाएगा? 225। तो y² आ गया 25, तो y आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? 5 किलोमीटर पर आवर होगी। इस क्वेश्चन में आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में इन्होंने कहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है कांस्टेंट स्पीड से। तो x मान लीजिए स्पीड है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? 300/x आवर्स। क्लियर है? टाइम का क्या फॉर्म होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा आगे, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 300 किलोमीटर, अब स्पीड अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो आपको ये बताना है इस केस में अगर उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स लेस लग रही है। तो आपको ये बताना है स्पीड क्या होगी ट्रेन की, ओरिजिनल स्पीड क्या होगी ट्रेन की। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। ट्रेन है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। अब अगर मान लीजिए सेम डिस्टेंस में वो क्या करें? स्पीड बढ़ा दें, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो उसको 2 आवर्स कम लगते हैं। तो आपको क्या करना है? ओरिजिनल स्पीड बतानी है किसकी? ट्रेन की। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन
वो आप ले लीजिए x किलोमीटर पर आवर। एंड therefore न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए नाउ ओरिजिनल टाइम टेकन इन कवरिंग 300 किलोमीटर। देखिए ओरिजिनली वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 300। किस स्पीड से? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको इतना आवर्स लगेंगे। तो ये ओरिजिनल टाइम हो गया किसका? ट्रेन का। क्लियर है? देखिए ओरिजिनल स्पीड x है और डिस्टेंस 300 है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। तो इतने आवर्स उसको ओरिजिनली लग गए। अब देखिए न्यू टाइम टेकन, न्यू टाइम टेकन इन कवरिंग 300 किलोमीटर। वो कितना होगा बच्चों? डिस्टेंस दे रहा है 300 और स्पीड कितनी है इस वक्त? 5 बढ़ा दी, तो इतने आवर्स लगेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये ओरिजिनल टाइम टेकन है, यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ओरिजिनल टाइम टेकन है और ये न्यू टाइम टेकन है। तो आप ये देखिए ये जो न्यू टाइम टेकन है इसमें उसको 2 आवर्स लेस लग रहे हैं, इसमें उसको 2 आवर्स लेस लग रहे हैं। तो दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहाँ 2 ऐड कर दूंगा। ये तो ओरिजिनल टाइम टेकन है, ये न्यू टाइम टेकन है। न्यू टाइम टेकन में स्पीड ज़्यादा है इसलिए उसको टाइम कम लगेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 ऐड कर दिया क्योंकि इसमें 2 आवर्स इसके कंपैरिजन में कम लग रहे हैं। अब इसे इधर ले आइए आप, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 300x + 1500 - 300x = 2x × x + 5। सही, हम इसको यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1500 कितना है? किसके बराबर आ जाएगा? 2x² + 10x। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले जाइए, तो 2x² + 10x - 1500। अब देखिए ये इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है, इसमें से हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन ले लीजिए। उससे क्या होगा? आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाती है। अब देखिए ये 2 इधर जाके क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन भी आ जाएगी x² + 5x - 750 = 0। अब आप इसका मिनटम कर लीजिए, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? -750। -750 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 5 प्लस का, तो वो होगा प्लस का 30 माइनस का 25। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x + 30 -25 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ आएगा x + 30। तो एक फैक्टर आ जाएगा x - 25 और एक आ जाएगा x + 30। तो पहले इसे 0 पुट करिए आप, तो x कितना आएगा? 25। फिर इसे 0 पुट करिए, तो x कितना आ जाएगा? -30। तो इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड जो होगी ट्रेन की वो होगी 25 किलोमीटर पर आवर। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, रीजन क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब देखिए हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 बनने का है -4 इज अ रूट ऑफ, -4 जो है रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एंड दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + px - k, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमें क्या करना है, k और p की वैल्यू निकालनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक और क्वेश्चन समझ लीजिए, -4 जो है इसका रूट है और इसके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। तो हमें क्या करना है, p और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले -4 इज अ रूट ऑफ x² + px - 4 = 0। तो देयरफॉर ये -4 जो होगा वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर x की जगह मैं -4 रख देता हूँ तो ये पूरी साइड किसके बराबर आ जानी चाहिए, 0 के बराबर आ जानी चाहिए। देयरफॉर -4 विल सेटिस्फाई दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की जगह -4 रख देंगे हम, तो ये आ जाएगा 16 - 4p - 4 = 0। तो 12 - 4p = 0। तो 4p आ गया 12 -4p आ गया -12। तो 4p आ गया 12 और p आ जाएगा 3। तो इसका मतलब हमने p की वैल्यू निकाल ली 3। अब देखिए सेकंड कंडीशन में मैंने कहा ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है। इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल। तो हमें क्या करना है, p की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू हमें बस निकालनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस x² + px - k = 0 एंड रियल एंड इक्वल रूट्स, तो देयरफॉर d किसके बराबर होगा, 0। क्लियर है, रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। d का फॉर्मूला b² - 4ac। b कितना दे रखा है इन्होंने, p²। 4 × a कितना दे रखा है, 1 और c कितना दे रखा है, -k। क्लियर है। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पे p की वैल्यू, पुट p = 3। तो कितना आएगा, 9 + 4k = 0। तो 4k आ गया -9, तो k आ गया -9/4। तो इसका मतलब p की वैल्यू तो 3 होगी और k की वैल्यू क्या होगी, -9/4। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। तो हमें क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इन्होंने कहा ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो उस केस में d किसके बराबर होता है, 0 के। d किसके बराबर होता है, 0 के। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x² की टर्म आती है, फिर x की आती है।
तो ये आएगा 4kx और अंदर मल्टीप्लाई करिए k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही, पहले हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये एक्स वाली है और ये कांस्टेंट टर्म है। सही, तो यहाँ पर a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, वो कितना हो गया 4k, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c क्या होता है जो कांस्टेंट टर्म हो, मतलब विदाउट x वाली टर्म, तो वो देखिए k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 प्लस 2 सॉरी। अब देखिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d किसके बराबर होगा 0 के। d का क्या फॉर्म होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना दे रखा है 4k, a कितना दे रखा है 1 और c कितना दे रखा है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये आएगा 16k स्क्वायर, अब -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लीजिए, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके क्या होगा खत्म हो जाएगा, क्यों 4 इधर जाके डिवाइड होगा, तो 0/4 क्या होता है 0। अब इसका आप मिडिल टर्म कर लीजिए, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका मिडिल टर्म हो गया। 3k कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा k प्लस 1, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए अंदर आएगा k प्लस 1, तो एक फैक्टर आ गया 3k माइनस 2 और एक आ गया k प्लस 1। तो इसे 0 पुट करेंगे तो 3k बराबर आ गया 2k, तो k की वैल्यू आ गई 2/3। और नेक्स्ट k प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू भी आ जाएगी -1। तो ये हमारी जो 2k की वैल्यू आ गई। क्लियर है, पहले बात ध्यान रखना, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना, k के अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली और फिर विदाउट x। एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होती है वो a होती है, x वाली टर्म जो होती है वो b होती है। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा कोफिशिएंट वो होगा a, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी c। और फिर आप फॉर्मूले में रख दीजिए, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा।